हाय एवरीवन। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि यदि आप लोगों के कुछ आयुर्वेद के नुस्खे फेमस हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो वहीं पर कुछ अच्छे नुस्खे आए हैं, तो आज का वीडियो उसी बारे में, इनके नुस्खों के बारे में बात करते हैं। पहला जो नुस्खा बताया है वो देव ने बताया है। देव बोलते हैं कि कटने छिलने पर, जब भी कहीं पर कट जाता है वहां पर गेंदे के पत्ते का रस लगा देने से खून का रिसाव बंद हो जाता है और यह एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। अगर आपके पास कोई दवा, कोई ऑइंटमेंट नहीं है तो यह प्रयोग काम करता है। ये इन्होंने नुस्खा शेयर किया है और कई लोग इसको बोलेंगे कि फालतू है, लेकिन नहीं, ये वास्तव में इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और कई बार तो बहुत सारे ऑइंटमेंट से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। गेंदा का वर्णन आयुर्वेद में झंडू नाम से होता है। झंडू, इसका जो संस्कृत नाम है वो झंडू है, ठीक है। झंडू लोग गालियों में बोलते हैं कि यार वो इंसान बड़ा झंडू है, लेकिन झंडू गेंदे के फूल को बोला जाता है संस्कृत में। इसका वर्णन आयुर्वेद में आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने रक्त को रोकने वाले द्रव्यों के अंतर्गत किया हुआ है, रक्त स्तंभक द्रव्यों में किया गया है। मतलब ये ऐसे द्रव्य हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। पुराने समय पर जब कभी भी किसी को घाव हो जाता था, कोई चोट लग जाती थी, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, घाव को भरने के लिए झंडू के पत्तों का रस, और अगर पत्ते नहीं है तो झंडू के जो फूल होते हैं उसको इकट्ठा करके भर दिया जाता था। या फिर जो दूर्वा होती है, दूर्वा, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो उसको भी भरा जाता था। तो ये कोई रैंडम नुस्खा नहीं है, ये वास्तव में काम करेगा और इफेक्टिव है। तो ये बहुत अच्छी नॉलेज है। यदि कभी किसी को चोट लग जाए, कोई ऑइंटमेंट नहीं है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इसके बाद अगला जो नुस्खा शेयर किया है दूसरे नंबर का, ये सारिका पांडे ने शेयर किया है। इन्होंने लिखा है शतावरी चूर्ण से ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है। इन्होंने ट्राई किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ये भी यूट्यूब पर काफ़ी होता है कि शतावरी चूर्ण लेने से ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है। शतावरी का वर्णन आयुर्वेद में स्तन्य जनन द्रव्यों के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। स्तन्य का मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट नहीं होता। ब्रेस्ट को हिंदी में स्तन बोला जाता है और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसको स्तन्य बोला जाता है। तो जो शतावरी होता है ये स्तन्य जनन है, यानी कि ये ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन को बढ़ाने वाली मेडिसिन है, ठीक है। इससे ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो अच्छे से बनता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है और बच्चे के लिए ज़्यादा उपयुक्त कंडीशन में बनने लगता है। तो शतावरी जो मेडिसिन है ये साइज बढ़ाने के काम नहीं आती, ना ही ये शरीर में जनरली मोटापा बढ़ाने के काम आती है कि शरीर को स्थूल बनाए, मोटा बनाए। ये स्तन्य जनन मेडिसिन है, यानी कि ये लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, धात्री जो होती हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उनको दिया जाता है। इससे सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन बहुत अच्छे से होता है, लेकिन ब्रेस्ट की साइज नहीं बढ़ती। तो ये वाला जो नुस्खा है पर्टिकुलरली ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने के लिए ये काम नहीं करेगा। देन इसके बाद अगला जो नुस्खा बताया है वो नीलिमा श्रीवास्तव ने बोला है। इन्होंने बोला है कि तक्र का प्रयोग करने से पेट के सभी रोग ठीक होते हैं। तक्र का, छाछ का प्रयोग करने से ये नुस्खा सही है काम का है। तक्र का वर्णन आयुर्वेद में गृहिणी रोगाधिकार के अंतर्गत किया गया है, चरक संहिता में स्पेशली गृहिणी के अंतर्गत किया गया है। तक्र के लिए बोला जाता है कि तक्र का प्रयोग करने से लगातार 15 दिन, 21 दिन या कई बार 6 महीने तक तक्र का प्रयोग करने से सभी प्रकार के उदर रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन सभी प्रकार के उदर रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कौन से? जो कि मंदाग्नि जनित हो, यानी कि यदि आपके पेट के अंदर जो जठराग्नि है वो कम हो गई है, खाना पचाने की शक्ति कम हो गई है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, आम का फॉर्मेशन बहुत हो रखा है, ऐसी कंडीशन में तक्र का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। लेकिन आयुर्वेद में जो तक्र हैं वो 5 प्रकार के बोले गए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार के बोले गए हैं। जनरली यदि मैं आपको बताऊं तो जो मक्खन वाली चीज होती है, जनरली लोग क्या करते हैं, मक्खन पूरा निकाल लेते हैं, फिर वो जो लास्ट में रूखा रूखा बचा जाता है उसको तक्र बोल देते हैं, पर नहीं, मक्खन के साथ वाला जो तक्र होता है वो फायदेमंद करता है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, पचने में आसान होता है, सुगमता पूर्वक पच जाता है। लेकिन यदि ये ज़्यादा खट्टा है, पुराना है, तो ये नुकसान करता है, ठीक है। तो आप तक्र का प्रयोग यदि 15 दिन 20 दिन तक लगातार करते हो तो पेट संबंधित व्याधियों में फायदा करेगा। लेकिन कब? जब मंदाग्नि जनित रोग होगा,
आम जनित रोग होगा। यदि कोई पित्तज रोग हो रखा है, वातज रोग हो रखा है, तो उस कंडीशन में तक्र फायदा नहीं करेगा। तो ये नुस्खा काम का है, आधी अधूरी नॉलेज लेने पर घातक हो सकता है। जनरली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि इसका प्रयोग आप मत करें। तक्र का प्रयोग करने से कई बार गड़बड़ हो जाती है। संजू सुपर्ब ने लिखा है कि जब भी लोग बीमार होते हैं तो उनको मूंग की दाल या खिचड़ी खाने के लिए बोला जाता है, पर शायद ये रॉन्ग है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये आधा रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, ये आधा रॉन्ग है। आधा रॉन्ग क्यों है कि जो मूंग की दाल होती है उसको आयुर्वेद में यूष कहा जाता है। यूष, यूष मतलब मूंग की दाल, ठीक है। और खिचड़ी जो होती है उसको आयुर्वेद में यवागु कहा जाता है। खिचड़ी और दाल दोनों ही आयुर्वेद के अनुसार गुरु होते हैं, यानी कि पचने में भारी होते हैं, लेकिन ये अग्नि का दीपन करने वाले होते हैं, यानी कि अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। आपके पेट के अंदर जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाले होते हैं, और ये गर्म होते हैं, ये शरीर के अंदर उष्णता पैदा करते हैं। तो ये फायदेमंद तो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि खिचड़ी और जो मूंग की दाल है ये फायदा करेगी, लेकिन इनके बनाने की जो विधि है वो कई गुना ज्यादा अलग है। अलग है मतलब यवागु बनाने के लिए जितना आपने दाल चावल का मिश्रण लिया है, जितनी आपने खिचड़ी बनाने के लिए मिश्रण लिया है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यदि आप खिचड़ी बनाते हो तो आप क्या करते हो, 1 कटोरी दाल चावल का कॉम्बिनेशन लोगे और पानी कितना डालोगे, 2 कटोरी या 2.5 कटोरी या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कटोरी, है ना। जनरली ऐसा होता है कि जितने आपने दाल चावल लिए हैं उससे दुगुना पानी आप डालते हो, ठीक है। आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको 16 गुना पानी डालना है, 16 गुना। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 16 गुना पानी डालना है। ये भी यूष के लिए भी बोला गया है, सेम चीज यवागु के लिए बोली गई है कि यदि आप खिचड़ी को या मूंग की दाल को 16 गुना पानी में उबालते हो, इतना उबालते हो कि वो 1/4 रह जाए, ठीक है, यानी कि आपने इतना पानी लिया, अगर आपने 1 कटोरी चावल लिए तो आपको 16 कटोरी पानी लेना है, और फिर इतना उबालना है कि वो 16 कटोरी पानी केवल 4 कटोरी पानी रह जाए, तब उसको फायदेमंद बोला गया है, तब उसको बोला गया है कि रोगी को देना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग आजकल खिचड़ी खाते हैं कुकर में बनी हुई, या फिर चलो जनरली वैसे भी बनाई, जनरली उसमें 1-2 थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1-2 सीटी आने पर उबाल लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये गुरु होती है, नुकसान करती है और किसी प्रकार का फायदा नहीं करती। तो ये वाला नुस्खा बिल्कुल काम का नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलती कि वर्तमान समय में खिचड़ी और मूंग की दाल खाओ, ये नुकसान ही करेगा। टॉप काउंटडाउन ने लिखा है कि बनाना, केले की जो जड़ होती है, केले की जड़ की रस का प्रयोग करने से धातु रोग ठीक होता है, मतलब धातु रोग में फायदा पहुंचाता है। ये सही है, लेकिन कौन से धातु रोग में? धातु रोग में जिसमें शरीर से धातुओं का सिक्रेशन होता है, यानी कुछ मेल होते हैं ना जिनको शुक्र धातु, या फिर शुक्र धातु भी नहीं बोल सकते, केवल एक यूरिनरी जैसा डिस्चार्ज होता रहता है लिंग से, जो चिपचिपा पानी निकलता रहता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला नुस्खा काम करेगा, लेकिन कब काम करेगा? जब आप मानसिक रूप से दृढ़ हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है कि जितनी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है वो मेनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप साइकोलॉजिकल रूप से स्ट्रांग हो चुके हो, सब कुछ आपने कर लिया, आपने मेडिटेशन कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, अब आप ब्रह्मचर्य के ऊपर आपका कंट्रोल हो गया, अब आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता, अब आपको ये अपने जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको रोकने के लिए यदि कोई मेडिसिन चाहिए तो ये नुस्खा काम करेगा, क्योंकि ये स्तंभक है, ये रोकने वाला है, काम करेगा आपका, ठीक है। इसमें केवल बनाना की जड़ नहीं, आप केला भी खाओगे तो भी फायदा करेगा, या केले का जूस निकाल के पियोगे, जो केले के जो पत्ते होते हैं ना, मतलब उसका जो तना होता है जो कि पत्तों से मिलकर बना होता है, यदि आप उसमें कट लगाकर उसका भी सिक्रेशन निकालते हो वो भी फायदा करता है, क्योंकि ये स्तंभक होता है, ये रोकने वाला होता है, तो ये फायदा करेगा। लेकिन कब फायदा करेगा इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो। यदि मेंटली दिमाग में सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, यदि पॉर्न देखने का एडिक्शन हो रखा है, यदि लड़कियों को देख के गंदे विचार अभी भी आते हैं, यदि लड़कियों को देखकर आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो आपको कोई भी नुस्खा आजमा लो, फायदा नहीं करने वाला। चलिए, इसी के साथ ये सारे नुस्खे खत्म हुए जितने मैंने स्पेशली छांट के रखे हुए थे। और आप लोगों का यदि कोई नुस्खा है जिसके ऊपर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।